तो अवनी, आपसे ही शुभ शुरुआत करते हैं। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से इस शुभ मौके पर आपकी नज़र कहाँ पर है? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी, और सभी को अष्टमी, नवमी और दशहरे की शुभकामनाएं। तो मेरा आज पहला ट्रेड रहेगा। मार्केट जैसे बताया कि ये एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। मेरा भी मानना यह है कि ये जो सीमित दायरा है, आज वीकेंड भी है, 2 दिन की छुट्टी है, तो काफी अनसर्टेनिटी होती है, तो नॉर्मली थोड़ा सा प्रेशर में रहता है। लेकिन जो कंफर्ट लेवल आ रहा है वो है इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स 14 के नीचे आकर के 13% के आजू बाजू थोड़ा सा सेटल हो रहा है। तो ये एक संकेत है कि बहुत ज्यादा गिरावट हमें शायद ना देखने मिले। आज दबाव में है, लेकिन मेरा मानना भी यही है कि जो ब्रेकआउट आना है, सीमित दायरे के बाहर निकलना है, तो वो ऊपर की तरफ निकलने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा है। सो ट्रेड्स मेरे भी दोनों लॉन्ग साइड पे ही रहेंगे। मेरा पहला ट्रेड रहेगा एमएनएम में। तो एमएनएम में ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा सा फॉर्म हो चुका है। ब्रेकआउट कंसोलिडेशन रेंज के बाहर ब्रेकआउट आने के बाद में आज थोड़ा सा दबाव मिल रहा है। तो जो बाय ऑन डिप्स की बात कर रहे हैं हम, वो डिप आज हमें मिल रहा है। और जिन्होंने ये रैली मिस की है उनके लिए एक मौका बनता है यहाँ पे बाइंग करने का। तो एमएनएम में खरीदारी करके चलेंगे। ऊपर 3280 और 3300 के इसके टारगेट्स रहेंगे, और 3040 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा जो स्टॉक है वो मेटल क्षेत्र से जेएसडब्ल्यू स्टील रहेगा। तो जेएसडब्ल्यू स्टील भी अगर देखें तो एक धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें इसमें भी नजर आ रही है। एंड ये आज के दिन में इसने अपना जो एकदम ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है, 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कल बंद दिया था और आज सस्टेन कर रहा है। तो एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल पैटर्न बन रहा है इसमें। तो जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ा प्रीएम्प्ट करेंगे कि ये रिवर्सल कंटिन्यूएशन में आ जाएगा, और सोमवार को और मंगलवार को भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलना चाहिए। सो इसमें जो लक्ष्य बनता है वो है 1050 का, और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 985 का। नेम खरीदारी की सलाह 3280 पहला टारगेट, 3300 दूसरा टारगेट। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3040 रुपए का। जेएसडब्ल्यू स्टील दूसरा काउंटर जहां पे खरीदारी की सलाह अवनी जी की तरफ से है। टारगेट है 1050 और 1070 का। 985 रुपए का एसएलवी जरूर लगाइएगा। जतिन, आप बताइए आपकी दो टॉपिक कौन सी होंगी? हाँ, तो हमारा भी जो ट्रेड्स होंगे वो लॉन्ग साइड की तरफ ही होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो अपोलो टायर में होगा। तो अपोलो टायर में हमने देखा है कि एक शार्प डिक्लाइन आया है। एक शार्प डिक्लाइन के बाद 2 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, एग्जैक्टली 200 डे पे हो रहा है मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लगता है ये 2 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो अपोलो टायर्स में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 500 का, टारगेट रहेंगे 524 और 535 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो बैंकिंग स्पेस में से जो हेवीवेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें होगा। तो हमें लगता है कि एक शार्प रन अप के बाद अर्ली चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। हमें लगता है ये जो 2 दिनों का कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा आने वाले दिनों में। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 785 का और टारगेट रहेंगे 818 और 825 के। की बातचीत करते हैं। सबसे पहले मेटल्स की चर्चा कर लेते हैं। नाल्को आज अच्छी तेजी यहां पर दिखा रहा है, करीब 4% की तेजी, वायदा का शेयर भी है। अवनी जी बताइए क्या करना चाहिए नाल्को में? जी, नाल्को में मेरा मानना है कि जो आज उछाल आई है, अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तरफ चल रहा है। इसका ऊपर की तरफ 226, 225 से 226 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। तो वहां से हमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली दिख सकती है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, तो जिनके पास है वो बने रहिए। 225 से 226 के बीच में प्रॉफिट बुक कीजिएगा, लेकिन फ्रेश खरीदारी की सलाह इस लेवल पे नहीं रहेगी। है नाल्को को लेकर। लेकिन चलिए आपको यह भी जानकारी दे दे कि सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं। नतीजे कैसे रह सकते हैं जानते हैं हम अपने सहयोगी सौमित सरकार से।
रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स रिलीज करने वाला है और अगर आप देखेंगे ओवरऑल नंबर्स जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो थोड़े बहुत म्यूटेड आ सकते हैं। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो फ्लैट रहेंगे, एबिटा में करीब 2% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, एबिटा मार्जिन 16.9% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो 4% हायर हो सकती है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब नंबर्स म्यूटेड इसलिए है क्योंकि जो टेलीकॉम नंबर्स है उसके नंबर स्ट्रांग होंगे, बट उसके सामने अगर आप देखेंगे तो O2C और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस जो है वहाँ के नंबर्स काफ़ी म्यूटेड या वीक आएंगे और इसी कारण ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो वो भी म्यूटेड होंगे। अब O2C सेगमेंट की अगर एबिटा की हम बात करें तो वो 5% लोअर होंगे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, करीब 12,500 के आसपास ये नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये बिजनेस वीक इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो सिंगापुर क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन था वो भी फ्लैट था और उसके साथ अगर आप पेट्रोकेमिकल मार्जिन देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ग्रोथ देखने नहीं मिला और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो O2C सेगमेंट जो है वो वीक आ सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो एबिटा नंबर है वो 1% लोअर आने की एक्सपेक्टेशन है। नंबर करीब 5,150 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब ये नंबर में डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि हल्की सी प्रोडक्शन डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशंस है KG D6 में और उसी के साथ जो गवर्नमेंट की प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी बढ़ रही है और इसी कारण हम अगर ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की एबिटा भी लोअर आ सकती है। अब रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है बट एबिटा ग्रोथ सिर्फ 4% की है, तो रिटेल बिजनेस में भी मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्री से सेकंड क्वार्टर में। बट जो ग्रोथ हमें रिटेल बिजनेस में दिखेगी वो पूरे स्टोर एडिशन, न्यू ब्रांड्स जो कंपनी ऐड कर रही है और फुटफॉल बढ़ने के कारण देखने मिल सकती है। अब रिलायंस जो कि टेलीकॉम आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, उसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू करीब 7% हायर हो सकता है, एबिटा 8% से ग्रो कर सकती है। एबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 53.2% के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 14% आने की एक्सपेक्टेशंस है। आरपू जो कि सबसे की नंबर है टेलीकॉम कंपनी के लिए वो 6% से बढ़कर 193 पे आने की एक्सपेक्टेशंस है। बट सब्सक्राइबर बेस अगर हम देखें तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब जो पूरा ग्रोथ हमें टेलीकॉम बिजनेस में दिख रहा है वो टैरिफ हाइक की वजह से दिख रहा है। आरपू ग्रोथ सबसे हाईएस्ट होगी पिछले 10 क्वार्टर में, बट ये टैरिफ हाइक लेने के कारण अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर बेस में डिक्लाइन आने की एक्सपेक्टेशंस है और ये पहली बार होगा पिछले 10 क्वार्टर में जहां पे रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर बेस में हमें डिक्लाइन देखने मिल सकता है और ये प्योरली टैरिफ हाइक लेने के कारण जो कस्टमर चर्न होता है उसके वजह से हो रहा है। पहले भी जब कंपनीज ने टैरिफ हाइक लिया था हमें ये देखने मिला था, बट याद रखिएगा ये जो टैरिफ हाइक हुआ है उसका पूरा बेनिफिट सेकंड क्वार्टर में नहीं रियलाइज हो रहा है। आगे चल के भी 2 क्वार्टर्स में इसके बेनिफिट रियलाइज होंगे क्योंकि रिलायंस जियो के जो कस्टमर्स है वो लॉन्गर वैलिडिटी प्लान्स में है, तो कुल मिला के 3 क्वार्टर लग जाते हैं पूरे टैरिफ हाइक बेनिफिट को फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए। उसके अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर पे, क्या कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस के आउटलुक को लेकर, न्यू एनर्जी बिजनेस का रोड मैप क्या है, क्या टाइमलाइंस है कब प्लांट्स प्रोडक्शन शुरू करेंगे, उसी के साथ कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहा है टैरिफ हाइक होने के बाद, ये जानना भी इंपॉर्टेंट होगा। उसी के साथ जियो फाइबर की ग्रोथ और कंपनी के आगे की कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जानना भी जरूरी होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट से। तो ये है नजरिया और ये है अनुमान। देखते हैं किस तरह के नतीजे सोमवार को आते हैं। फिलहाल ज़रा राय ले लेते हैं क्योंकि 27 सितंबर के जो हाई था वहाँ से जो है वो एक गिरावट हमें साफ तौर पर रिलायंस में देखने को मिली है। अब नतीजे भी करीब हैं। अवनी ज़रा बताएं इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए कैसा लग रहा है रिलायंस आपको यहाँ से? जी, मेरा मानना है रिलायंस यहाँ पे अभी रिजल्ट्स को साइड में अगर छोड़ देते हैं तो टेक्निकली 27,सौ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से बार बार हमें एक उछाल देखने मिलती है और ये ओवरऑल जो रैली हुई थी 2220 से लेकर के ऊपर जो रिसेंट हाई था उसका ये ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। सो 2700 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये करंट भाव से मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट की तौर पे जमा करना चाहिए। इसमें आप 2700 से थोड़ा सा नीचे 2690 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा करके इस स्टॉक में लॉन्ग कर सकते हैं। सो टेक्निकली व्यू काफी पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पर जो है वो आपको रखना होगा और फिलहाल नज़रिया पॉजिटिव। जब रिलायंस की बात कर ली तो जतिन HDFC की भी बात कर लेते हैं। बताइए कैसा लग रहा है आपको HDFC बैंक? देखिए HDFC बैंक की अगर जो बात करो तो रिसेंट का जो करेक्शन आया है वो एग्जैक्टली अपने 20 वीक एवरेज पे आके रुका है। हमें लगता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और HDFC बैंक दोनों में जो करेक्शन आया है वो कहीं ना कहीं
एक रेंज के तौर पे उभर रहा है। हमें लगता है कि इन द केस ऑफ एचडीएफसी बैंक जो रिसेंट का जो प्राइस एक्शन है वो पुल बैक के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें। हमें लगता है कि 1680 ऊपर में और नीचे में 1620, ये 60 पॉइंट की रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। हमें लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में है एचडीएफसी बैंक। आगे जाते हुए जो 1680 का लेवल है वो क्रूशियल रहेगा। उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर से एक अपसाइड की तरफ रैली बन सकती है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि रेंज में रहेगा बिटवीन 1600 एंड 1680।